एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। तो यहाँ से 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे और आसान सवाल, एकदम आसान सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम्हें कहीं पर कैपिटल एम लिखा मिला, इसका मतलब ये गैस के द्रव्यमान को बताता है। सभी अणुओं को एक जैसे तथा बिंदु द्रव्यमान मानते हैं। आदर्श गैस क्या होती है? डाल्टन का मिश्रण का नियम। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा जी, और इन इंपॉर्टेंट ग्राफ की अगर मैं बात करूं, सभी वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से तुम्हारा सब कुछ चल रहा होगा नीट की तैयारी को लेकर। और दिवाली के बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं बेटा। तो मैं दिनेश जाट आज तुम्हारे लिए फिर से एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। बेटा जी बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और कहूं सीधे सीधे अगर तो यहां से 2 से 3 सवाल पूछे जाएंगे और आसान सवाल, एकदम आसान सवाल पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के बारे में। तो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पढ़ने से पहले बेटा हमें कुछ जनरल चिन्हों के बारे में बात करना है कि कुछ ये जैसे सिंबल हमने लिए, चिन्ह किस बात को दिखाते हैं, कौन सी बात को दर्शाते हैं। अगर तुम्हें कहीं पर कैपिटल एम लिखा मिला, इसका मतलब ये गैस के द्रव्यमान को बताता है। एम डब्ल्यू आणविक भार को दिखाता है। स्मॉल एम एक अणु का द्रव्यमान दिखाता है। स्मॉल एन मोलों की कुल संख्या के बारे में बताता है। Na हमें आवोगाद्रो संख्या के बारे में बताता है, और ये जो कैपिटल एन दिया है ये अणुओं की कुल संख्या के बारे में है। आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है। के बोल्ट्जमैन नियतांक है। पी यहां पर ये हमारे पास में है रो, ये है रो, ये गैस का घनत्व है। ये स्मॉल एफ अगर कहीं लिखा हुआ मिला है, इसका मतलब ये स्वतंत्रता की कोटि है। और सी अगर कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ये मोलर स्पेसिफिक, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता है। कैपिटल सी, ये बड़ा सी लिखा मतलब मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, और छोटा सी लिखा मिला मतलब ग्राम विशिष्ट ऊष्माधारिता। बेटा ये चैप्टर बहुत आसान है, जिसमें हमें ये कुछ बातें याद रखनी है, ये सिंबल्स याद रखने हैं, और इनके बारे में ये इनके कुछ मान होते हैं। जैसे सार्वत्रिक गैस नियतांक की बात करें, एन की बात करें तो हमने बोला कि ये मोलों की कुल संख्या है। केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा कि मोलों की कुल संख्या बराबर क्या होता है? कुल द्रव्यमान बटा आणविक भार बराबर अणुओं की कुल संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। तो ये हमें मोल मिल जाएगा। आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? ये होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23, और गैस सार्वत्रिक गैस नियतांक आर बराबर 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। और यहां से ये हमें मिला है, इसको मैं अगर कैलोरी की बात करूंगा तो ये हमें 2, चलो इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा तो अपन इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा जी, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो हमें यहां पर जैसे, चलो इसको कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, वैसे यहां पर लिखा भी हुआ है। और अगर हम बात करें कि बोल्ट्जमैन नियतांक के का मान क्या होगा, तो ये बराबर होता है बेटा जी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। क्लियर बात? और आगे अपन बात करें 1 लीटर, तो 1 लीटर की बात करें तो ये बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, और बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो हमें ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर आगे बात करें तो कुछ अवधारणाएं बनाई गई, कुछ बातें मान ली गई, पहले से अजम्पशन बनाए गए, पास्टुलेट्स बनाए गए कि जब गैस के बारे में पढ़ना है तो हमें, अब गैस बेसिकली बात करें तो हमारे पास में बेटा जी गैस 2 प्रकार की, एक होती है वास्तविक गैस, एक होती है वास्तविक गैस, और दूसरी होती है आदर्श गैस। हम जो हमारे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी वो आदर्श गैसों के बारे में पढ़ रहे हैं, और इन आदर्श गैसों के कुछ पास्टुलेट्स होते हैं, कुछ अवधारणाएं होती हैं, कुछ अवमाननाएं होती हैं। वो क्या है कि इन गैसों का जो कुल आयतन है वो पात्र के आयतन के बराबर होता है। ये जो आदर्श गैस हम लेंगे, इसका जो आयतन है वो पात्र के आयतन के बराबर होगा। अंतराण्विक बल सुनने होंगे कि भाई ये जो गैस है, इन गैस के जो अणु है, आदर्श गैस के जो अणु हैं, इन अणुओं के बीच का जो बल है वो क्या है? 0 के बराबर हम मान के चलेंगे। सभी अणुओं को एक जैसे तथा बिंदु द्रव्यमान मानते हैं। कैसे मानते हैं? सभी अणुओं को एक जैसे बिंदु द्रव्यमान मानेंगे कि सारे के सारे जितने भी कण हम काम में ले रहे हैं वो सारे एक ही जैसे हैं, उनकी सकल सूरत एक जैसी है, उनका द्रव्यमान भी एक जैसा है, उनकी आकृति भी एक ही जैसी है, कोई भी अणु अलग नहीं है, ऐसा मानते हैं हम। फिर आगे बात करें तो अणुओं की चाल शून्य से अनंत तक होती है। ये जो अणु गति कर रहे होते हैं, तापमान जब इनका बढ़ाया जाएगा तो इनमें गति आएगी, और वो जब गति करते हैं तो इनका वेग 0 भी हो सकता है और अनंत तक कहीं पर भी हो सकता है।
हम पढ़ेंगे कि इनका वेग क्या होता है। तो ये कुछ 2-3 बातें हैं जो हमको मान के चलनी है। आगे हम बात करें तो आदर्श गैस क्या होती है। आदर्श गैस वो होती है जो आदर्श गैस समीकरण को पालना करती है। इसको अपन बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर एनआरटी, जो तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। पीवी बराबर एनआरटी, यहां पर पी दाब है, वी आयतन है, एन मोलों की संख्या है, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक है और टी तापमान है। फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे तो हमें पूछा जाएगा, बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा गया है कि दाब और घनत्व का जो अनुपात है वो किसके बराबर है। तो ये आर टी बटा एम डब्ल्यू भी होता है और ये के टी बटा स्मॉल एम के बराबर भी होता है। फिर दूसरी बात यह है कि क्या हम वास्तविक गैसों को आदर्श गैस में बदल सकते हैं। तो हमारे पास में दूसरा सवाल है और उसका जवाब यह कि हाँ, हम उच्च तापमान, निम्न दाब व निम्न घनत्व पर सभी आज वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। उच्च तापमान, निम्न दाब, निम्न दाब का मतलब हो गया कि जब दाब कम है तो गैस के अणु दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं तो उनके बीच में बल नहीं आ पाता है, उनके बीच का अंतराण्विक बल खत्म हो जाता है। अंतराण्विक बल खत्म होने का मतलब ही यह है कि वो आदर्श गैस बन चुका है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आदर्श गैसों में अंतराण्विक बल नहीं होते हैं भैया। तो उच्च तापमान, निम्न दाब, निम्न घनत्व पर सभी वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एक लाइन वाले में। आगे हम बात करें तो इन आदर्श गैसों को बताने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपनी अलग अलग बातें बताई। सबसे पहले आते हैं बॉयल साहब। बॉयल ने बोला कि यदि मैं इन आदर्श गैसों का तापमान नियत कर दूं कि जैसे पीवी बराबर एनआरटी था, अगर इनका तापमान नियत है तो ये पूरी कहानी नियत है। इसका मतलब पीवी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से पीवी बराबर आ गया मेरे पास में कांस्टेंट, यहां से वी समानुपाती मिला मेरे को किसके, दाब के। बात क्लियर है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती मिला है दाब के। तो P1 V1 बराबर P2 V2। फिर ये अलग अलग तरीके के ग्राफ बनाए गए कि व्युत्क्रमानुपाती है तो दाब और आयतन के बीच में ये ग्राफ बनाया गया कुछ इस तरीके का, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यहां से अति परवलय मिल जाएगा, हाइपरबोला मिलेगा इस तरीके से, क्योंकि तापमान कांस्टेंट है। अब पीवी नियत है तो आयतन कुछ भी हो, पीवी हमेशा ही क्या रहेगा, नियत रहेगा, तो इसलिए ये सीधी रेखा बन जाएगी, तापमान नियत है। आयतन कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि पीवी तो नियत है। फिर यहां से 1/v, यहां से मैं बोल दूं कि P व्युत्क्रमानुपाती है 1/v, इस पूरे के समानुपाती, 1/v के तो समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती v के साथ है। तो जब 1/v और P के बीच में ग्राफ बनेगा तो समानुपाती का ग्राफ तो सीधी रेखा बनती है, ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। आगे दूसरे साइंटिस्ट हुए चार्ल्स ने बोला कि यदि किसी गैस का दाब नियत हो जाए, यदि किसी गैस का दाब नियत होता है तो यहां से देखें पीवी बराबर एनआरटी, वी नियत हो गया है, देखिए भैया पीवी बराबर एनआरटी, तो एनआर तो खत्म, ऑलरेडी नियत है, और दाब भी नियत हो गया, तो वी समानुपाती हो गया किसके, ताप के। तो V1/V2 बराबर T1/T2 हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से इसके ग्राफ है कि यहां से मेरे को V/T बराबर नियत मिलेगा, V/T, इस T को भाग दे दूं तो उधर तो नियतांक बच गया, तो V/T का नियतांक है जो कि क्या बनेगा, एक सीधी रेखा बन जाएगी, यहां पर भी सीधी रेखा बनेगी क्योंकि ये तो नियत है, ये बदल नहीं सकता है। फिर आगे हम बात करें तो मेरे को यहां पर वॉल्यूम और तापमान, देखिए आयतन और तापमान तो क्या है, नियत है, इसलिए एक सरल रेखा बन जाएगी, और तापमान और आयतन बदल देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर सरल रेखा ही मिलेगी अपने को। आगे बात करें तो अगले साइंटिस्ट हुए गैलुसेक। इसके गैलुसेक साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यदि आयतन को नियत कर दिया जाए, आयतन को नियत कर दिया जाए तो हमें पीवी बराबर एनआरटी मिल रहा था, अब आयतन नियत एनआर नियत, तो पी समानुपाती हो गया है टी के। तो यहां से अपन बात करेंगे तो P/T हमें क्या मिल जाएगा, नियत मिल जाएगा, P/T नियत मिलेगा। और ये कुछ इस तरीके के ग्राफ बन जाएंगे, जैसे ग्राफ यहां बनते थे एग्जैक्टली वैसे ही ग्राफ यहां बनेंगे, बस जहां दाब होता था वहां आयतन, दाब और आयतन ही बदलेंगे, बाकी दोनों एक ही बात है, ग्राफ बनाने चलेंगे तो बात समझ में आती है। आगे अगर हम चलें तो अगला जो नियम है वो है डाल्टन का मिश्रण का नियम। बच्चों अगर डाल्टन के मिश्रण के नियम की बात करें कि जैसे मान लो कि मेरे पास में बहुत सारे मिश्रण हैं, मान लो कि मेरे पास में अलग अलग गैस हैं, उन गैसों को मिलाकर एक मिश्रण बना रहा हूं, उन सभी का दाब अलग अलग है, किसी का दाब P1 P2 P3 ऐसे दे रखा है। तो जब सभी गैस को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया तो उन सभी का जो दाब है उनको अगर जोड़ दूंगा तो ये मेरे को मिलेगा मिक्सर का दाब। बात समझ में आती है।
आगे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में, इसको अपन थोड़ी देर में देखेंगे, पहले देखिए डिफरेंट स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कि क्या होता है कि जब अपन ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जी, अगर इनका तापमान बढ़ाते जाएं तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास में ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा आने की वजह से ये अपनी ही जगह पर वाइब्रेशन होने लगते हैं और फिर बाद में ज्यादा तापमान होता है तो क्या होने लगते हैं, ये भागने लगते हैं इधर उधर, ये यादृच्छिक गति करते हैं। देखिए जब यहां पर जैसे मान लो कि ये मेरे पास में एक कंटेनर है, एक पात्र है जिसमें गैस के कण है, ऐसे गैस के कण भरे हुए हैं, तो बेटा जी तापमान बढ़ाने से ये कुछ इस तरीके से यादृच्छिक गति करने लगते हैं। इनकी गति की कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। अब ये कौन से वेग से चल रहे होते हैं, इनकी अलग अलग स्पीड की बात करें, अलग अलग चालों की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास में इनका औसत वेग आता है। यहां पर हमने वेक्टर का चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब औसत वेग है। बेटा ये जो गैस के कण होते हैं इनका औसत वेग 0 के बराबर होता है। इनका औसत वेग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। लेकिन इनका जो औसत चाल, वेग तो 0 है लेकिन औसत चाल 0 के बराबर नहीं होता है बेटा। बात समझ में आती है? ये किसके बराबर होती है, तो यहां से अगर बोलेंगे तो ये आता है √8RT या 8p/π इसके बराबर होता है। ये याद रखिएगा, ये औसत चाल है, ये औसत चाल है और ये हमारे पास में औसत वेग है। ऐसे ही फिर हमारे पास में VRMS आ चुका है, कितना, √3RT/MW, √3p/ρ, √3kT/m। ऐसे कैसे ध्यान रखना है, तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, काम आएंगे बेटा, और यहां से सवाल पूछा जाता है। फिर ऐसे ही ये आ गई है मेरे पास में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये आ गई है VRMS, ये आ गई है VMP। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो होती है जिसको अधिकांश, इसके होने की प्रायिकता ज्यादा होती है। बात समझ में आती है, इसके होने की प्रायिकता ज्यादा है कि अधिकांश कण इसी वेग से चल रहे होंगे। तो ये √2p/ρ, √2RT/MW, √2kT/m हो जाएगा। और यहां पर VRMS इज ग्रेटर देन Vmin और ग्रेटर देन VMP, कि ये जो एवरेज लिया है हमने चाल, यही मेरे पास में V एवरेज है। ये इनके बीच का रिलेशन है, ये भी पूछा जाता है बेटा जी, इसको भी पक्के पक्के से ध्यान रखिएगा। क्लियर बात? फिर मैक्सवेल ने इन अलग अलग वेलोसिटी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग टाइम पे ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाया। ये मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है बेटा जी, कि अलग अलग तापमान पर, जैसे कभी 1000 केल्विन, ये 500 केल्विन, ये 2000 केल्विन की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनाया गया, ये T3 पर V, ये T2 पर, ये T1 पर। तो अगर मैं यहां से देखूं तो इधर की तरफ मेरे को तापमान दिया गया और इधर की तरफ मेरे को ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कि किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर ये जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये हमें बताता है इसका जो क्षेत्रफल है, अगर इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो ये हमें अणुओं की कुल संख्या के बारे में बताता है। अणुओं की कुल संख्या, कि भाई अगर मान लो कि मैं इस तापमान का T1 बराबर 500 केल्विन की बात करूं कि यहां से यहां तक टोटल कितने अणु हो सकते हैं जो V वेग से चल रहे हैं, तो इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो मेरे को कुल अणुओं की संख्या मिलेगी। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मेरे को अणुओं की कुल संख्या के बारे में बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीड में या पर्टिकुलर स्पीड किसी टाइम पर कितने अणु हो सकते हैं, तो वो हमें इसके क्षेत्रफल से मिलने वाले हैं। तो फिर यहां से आगे अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता कोटि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे यहां से ज्यादा काम थर्मोडायनेमिक्स में है इसका। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि वो सभी स्वतंत्र दिशाएं जहां पर कोई पार्टी, या मान लो कि जैसे मैं अभी चल रहा हूं, मैं अगर स्वतंत्र रूप से उड़ भी सकूं, मैं स्वतंत्र रूप से सीधे सीधे चल सकूं, तो मेरे लिए वो सभी दिशाएं जहां मैं स्वतंत्र रूप से चल सकता हूं मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कोई अणु, या मैं बात करूं वो कितने नंबर ऑफ दिशाएं हैं या कितनी कुल दिशाएं हैं जहां पर कोई अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है, उसको अपन उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटि बोलते हैं। अगर मैं सिंपल से दोबारा से बात करूं तो दिशाओं की कुल संख्या जिनमें कोई अणु स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है उसे उस अणु की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। तो हमारे पास में अलग अलग तरीके के गैस हो सकते हैं। मोनो एटॉमिक बोलेगा मतलब एकल परमाणविक, बात समझ में आती है, ये है एकल पर, मोनो का मतलब एकल परमाणविक, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन,
ये सभी एकल परमाणु, इनके पास में एक परमाणु है, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, ये स्वतंत्र रूप से 3 दिशाओं में गति कर सकते हैं। ऐसे डाई एटॉमिक द्विपरमाणविक, जैसे हम बात करें हमारे पास में आ गया है ये N2 ले लो, H2 ले लो, O2 ले लो, ये वो सभी गैस है, ये वो सभी गैस है जो द्विपरमाणु, इनके पास में 2 परमाणु हैं और इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के बराबर है, मतलब ये 5 स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है। ऐसे ट्राई एटॉमिक लीनियर की बात करें तो 5 और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की बात करें तो 6 होती है बेटा जी, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम बात करें कि उच्च तापमान पर द्विआण्विक गैस, उच्च तापमान पर जो हमारे पास में डाई एटॉमिक गैस है, द्विपरमाणविक जो गैस है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 7 के बराबर होती है, क्योंकि उच्च तापमान पर द्विपरमाणविक जो गैसें होती हैं इनके पास में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाती है। हमारे पास में अगर मैं बेसिकली बात करूं तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ट्रांसलेटरी या स्थानांतरित, कि कोई ऑब्जेक्ट स्थानांतरित गति कर सकता है, स्थानांतरित डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर एक होती है घूर्णन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक होती है हमारे पास में वाइब्रेशन या कंपन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, की कोई ऑब्जेक्ट कितनी दिशाओं में स्थानांतरण गति कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी दिशाओं में घूर्णन गति कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी दिशाओं में कंपन कर सकता है। तो ये 3 तरीके की हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। बात समझ में आती है? तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर बात? तो जो हमारे पास में कंपन की डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये सिर्फ उच्च तापमान पर ही संभव है, उच्च तापमान पर ही संभव है, ये सिर्फ उच्च तापमान पर संभव है। क्लियर बात? उच्च तापमान पर संभव है। तो उच्च तापमान पर द्विआण्विक जो परमाणविक जो गैस होती है, इसको मैं लिख देता हूं द्विपरमाणविक गैस, जो द्विपरमाणविक गैस है बेटा जी, उच्च तापमान पर ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के बराबर होती है। तो पहले से 5 थी, 5 और 2 7 हो जाएगी। क्लियर बात? फिर आगे अगर बात करें तो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लो। मैक्सवेल ने ये बोला कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी ऑब्जेक्ट के पास में कितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, लेकिन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो ऊर्जा होती है वो 1/2 kT के बराबर होती है। अब कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो वो F होती है। कितनी होती है? F के बराबर होती है। तो यहां से कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बराबर NF/2 kT बराबर F/2 PV के बराबर हो जाएगा। और ये जो गतिज ऊर्जा है बेटा जी, ये तापमान के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा तापमान होगा गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि तापमान के साथ साथ वेलोसिटी, चाल बढ़ती है इनकी। क्लियर बात? फिर अगर बात करें तो यहां पर बोला है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सवेल ने बोला कि, मैं लिख देता हूं यहां पर, मैक्सवेल ने बोला था बेटा जी कि सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उन सबके पास बराबर ऊर्जा होती है, बराबर ऊर्जा होती है, बराबर ऊर्जा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं कि मान लो कि यहां हमारे पास में कि कोई द्विपरमाणविक गैस है, इसके पास में, मैं नॉर्मल तापमान की बात कर रहा हूं, उच्च तापमान की बात नहीं कर रहा हूं। इसके पास में मान लो कि कुल ऊर्जा मान लो कि 6 जूल है, और हमें पूछा गया कि बताइए ये जो द्विपरमाणविक गैस हमने ली है बेटा जी, इसमें स्थानांतरण की डिग्री ऑफ फ्रीडम और घूर्णन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है। तो हम यहां पर देखेंगे कि भाई जितना इसके पास में, जैसे अगर मैं द्विपरमाणविक गैस की बात करूं तो द्विपरमाणविक गैस, डाई एटॉमिक गैस की अगर बात करें बेटा जी, तो इसके पास में 3 तो ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, स्थानांतरित डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और इसके पास में 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। बात क्लियर है? तो यहां से इस 6 जूल का कुछ 3 हिस्से इसके पास में आएंगे और कुछ 2 हिस्से इसके पास में चले जाएंगे। बात समझ में आती है? तो इस तरीके से हमें तो खैर ये वाला बिंदु ध्यान में रखना है कि सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में बराबर ऊर्जा होती है, बराबर ऊर्जा होती है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो सबके पास बराबर। बात क्लियर है? ऐसा नहीं है किसी एक के पास ज्यादा, किसी एक के पास में कम हो जाएगी। ये मैक्सवेल ने बोला था कि सभी के पास बराबर ऊर्जा होती है। क्लियर?
आगे अपन बात करें तो हमारे पास में आती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात करें तो कैपिटल सी से लिखते हैं, तो ये C बराबर डेल्टा क्यू बटा एन डेल्टा टी हो जाएगा, और ये कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये तो इसकी यूनिट हो जाएगी। इधर बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता ग्राम, ये है मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता और ये है ग्राम विशिष्ट ऊष्मा धारिता। बेटा जी मोलर में यहां पर आएगा मोल और ग्राम में यहां पर आ जाएगा मास, बात क्लियर है। और मोलर और ग्राम में जो रिलेशन है वो दिया गया है ये कैपिटल C बराबर C इंटू MW, क्लियर। फिर बाद में अगर अपन बात करें तो CV ये है जब हमारे पास में आयतन नियत होगा, जब आयतन क्या होगा, नियत होगा, तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता हो जाएगी F बटा 2 R के बराबर। और जब दाब नियत होगा, जब दाब नियत होगा तो F बटा 2 प्लस 1 इंटू R, ये हो जाएगी हमारे पास में मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता जब दाब नियत होगा, और यह है जब आयतन नियत होगा। याद रखिएगा यहाँ पर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये काम आएगा हमारे जब अपन थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे होंगे, क्लियर। तो Cp माइनस CV बराबर हो गया है R, और अगर इधर मैं ग्राम विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात करूं तो Cp माइनस CV बराबर R बटा MW हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा बेटा जी। और अगर मैं बात करूं गामा बराबर, तो गामा बराबर होता है Cp बटा CV। अगर मैं Cp और CV का अनुपात ले लूं तो ये गामा मिलेगा, और गामा बराबर मेरे को इनको हल रख, इसकी Cp की वैल्यू रखूंगा और CV की वैल्यू इसमें रखूंगा, तो गामा बराबर 1 प्लस 2 बटा F के बराबर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं ये चीजें हमें थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से काम में आने वाली है। फिर हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है माध्य मुक्त पात। माध्य मुक्त पात का मतलब है कि दो लगातार या दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को ये अपन माध्य मुक्त पात कहते हैं, जो कि बराबर होता है लेमड़ा m बराबर 1 बटा अंडर रूट पाई डी स्क्वायर इंटू एन। यहां पर n मोलों की संख्या है, d यहां पर हमारे पास में एक अणु का व्यास है, d यहां पर है व्यास, बात क्लियर है। n यहां पर मोलों की कुल संख्या। फिर मान लो कि हमने मिक्सर बनाया है, दो अलग अलग गैस थी उनको मिक्स कर दिया गया है, तो मिक्सर के मॉलिक्यूलर वेट ये हो जाएगा, उसमें CV मिक्सर ये हो जाएगा CP मिक्सर, और ये गामा मिक्सर। ये ऐसे कैसे याद रखने हमें जब भी हमें मिक्सर का सवाल पूछ लिया जाए, तो ये सभी फॉर्मूले ऐसे कैसे याद होने चाहिए। बार बार कह रहा हूं बेटा ये चैप्टर तो पूरा का पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पर फॉर्मूले बेस्ड है, बिना फॉर्मूले के कोई सवाल आता ही नहीं है, यहाँ पर हर एक फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। आगे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा जी, और इन इंपॉर्टेंट ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आता है मेरे पास में प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और आयतन, दाब और आयतन ग्राफ की बात करें तो देखिए जैसे ये ग्राफ बनाया गया है यहाँ पर बेटा जी, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है ये मेरे को कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि दाब व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के। ये कब हो सकता है, PV बराबर, यहां लिख लेता हूं मैं, ये कब हो सकता है जब PV बराबर nRT हो जाए, और इसका मतलब ये पूरा ही नियत हो जाए। ये पूरा का पूरा कब नियत हो सकता है भाई, NR तो नियत होता है, अगर ताप भी नियत हो गया है तब मेरे को P व्युत्क्रमानुपाती मिलता है VK। तो मेरे को यहां पर ग्राफ पूछा गया है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, बात समझ में आती है। तो यहां से सिंपल सी कहानी है, कुछ बड़ी कहानी नहीं है बेटा जी। यहां अगर देखोगे तो यहां मेरे को मिल जाएगा, ये देखिएगा ये T3 T2 T1 इस तरीके का ग्राफ दिया जाएगा। तो देखिएगा T तो नियत है, तापमान कैसा है, नियत है, लेकिन अलग इस ग्राफ में यहां से यहां तक तापमान नियत, ये अलग अलग तीन अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं। तो इन तीनों अलग अलग ग्राफ के लिए मेरे को तापमान के बारे में बातें करनी है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। यहां से अगर मैं देखूंगा तो स्लोप की बात करते हैं सबसे पहले। देखिएगा कि ये मेरे को nRT मिल चुका है, देखिए ये मेरे को क्या मिल चुका है, nRT मिल चुका है। तो यहां पर इसकी जो स्लोप होती है वो समानुपाती होती है दाब के, इसकी जो स्लोप होती है वो किसके समानुपाती होती है, दाब के। कि भाई दाब और आयतन के बीच में ग्राफ बना लेंगे तो जो स्लोप मिलेगी, जो ढाल मिलेगी वो दाब के समानुपाती, इसलिए यहां पर T3 ज्यादा T2 कम, तो T1 सबसे कम हो जाएगा। फिर यहां से बात करें तो दाब नियत हो जाएगा, दाब नियत हो गया तो ये ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से। और फिर यहां पर अब दाब नियत होने का मतलब हो गया कि भैया दाब नियत हो जाएगा, इसका मतलब V समानुपाती है किसके, तापमान के, बात क्लियर है। खैर ये तो हमें ध्यान रखने का है कि आयतन कुछ भी हो दाब नियत हो जाएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, क्लियर। और यहां से देखें
तो ऐसा ग्राफ मिल गया। इसका मतलब क्या है, आयतन क्या है मेरे पास में नियत हो गया है, तो यहाँ पर v कांस्टेंट हो जाएगा, t कांस्टेंट हो जाएगा और pv बराबर भी हमें क्या मिल रहा है, कांस्टेंट ही मिल रहा है। बात क्लियर है। आगे हम चलें तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा हमें टेम्परेचर और आयतन के बीच में, तापमान और आयतन के बीच में। क्लियर बात। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो pv बराबर, देखिएगा बेटा जी, यहां से अगर देखेंगे तो हमें मिला pv बराबर nRT। हमें क्या मिल रहा है बेटा जी, यहां से मिल रहा है pv बराबर nRT। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, यहां पर मेरे को टेम्परेचर और वॉल्यूम मिला हुआ है सबसे पहले, तो pv बराबर nRT है। तो देखिएगा वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम है, तो यहां से v समानुपाती अगर दिखा रहा है तो ये है टेम्परेचर के समानुपाती है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो देखिएगा p, देखिए यहां से वॉल्यूम और तापमान के बीच में, तो p बराबर nr बाई p और इनटू क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। तो यहां से मेरे को ये क्या मिला है बेटा जी, ये है ढाल। ये क्या है, ढाल, मतलब nr बाई p आ चुका है हमारे पास में ढाल। क्या है, ढाल के बराबर है, जिसको हम m बोलते हैं। तो m व्युत्क्रमानुपाती हो गया हमारे पास में यहां पर किसके, दाब के। बात समझ में आती है। तो यहां से हम देख लेंगे कि ये तो टेम्परेचर और इसके बीच में समानुपाती का ग्राफ बन गया। क्लियर बात। तो यहां से अगर मैं देखूंगा, अच्छा ये तो मैंने जो रिलेशन हमने निकाला है ये किसके बीच में निकाला है, देखिएगा, अच्छा उल्टा लिख दिया बेटा जी, 1 मिनट के लिए हमें, क्योंकि आयतन और तापमान के बीच में रिलेशन बनाना है। तो यहां से v बराबर मिल जाएगा मेरे को nr बाई p इंटू टी। तो यहां से nr बाई p इंटू क्या हो गया है, ढाल हो गया है। तो यहां से ढाल मेरे को व्युत्क्रमानुपाती मिल गया है किसके, दाब के। ये कब, जब आयतन और तापमान में ग्राफ हो, लेकिन यहां तापमान और आयतन में ग्राफ दिया गया है, इसका मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती ना होके अब क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। बात क्लियर है। तो आगे हम बात करें, जैसे यहां पर भी तापमान और आयतन दे रखा है मेरे को, तो देखिए तापमान और आयतन की अगर बात करें तो यहां पर ढाल देखेंगे, ये हो जाएगा θ1 और ये हो जाएगा θ2। तो यहां से मैं देखूंगा तो स्लोप m1 ज्यादा है स्लोप m2 से, क्योंकि तापमान और किसके बीच में ग्राफ दिया गया है, आयतन के बीच में ग्राफ दिया गया है। तो यहां से भी मैं सिंपल सी बात बोल दूंगा, क्योंकि आयतन और तापमान के बीच, आयतन और तापमान के बीच तो व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन तापमान और आयतन के बीच में समानुपाती, इसलिए P1 ज्यादा हो जाएगा P2 से। यहां आयतन और तापमान के बीच में ग्राफ दिया गया है, जो कि हमें क्या बता रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये देखिएगा, ये θ1 है और ये θ2 है। तो θ1 ज्यादा होने की वजह से θ2 से स्लोप भी ज्यादा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए P1 कम हो जाएगा P2 से। आगे हम बात करें दाब और तापमान के बीच में, तो सिंपल सी कहानी है, PV बराबर nRT हो जाएगा। मेरे को इस बार दाब और ताप में रिलेशन बनाना है, तो यहां से P बराबर हो जाएगा nR बाई V इंटू टी। एग्जैक्टली वैसे की वैसे ही चलेंगे। तो ये देखिएगा, ये यहां पर मिल जाएगी ढाल मेरे को, तो m बराबर हो जाएगा nr बाई वी। तो m समानुपाती हो गया है 1 बाई वी, या व्युत्क्रमानु कह दो आयतन के। तो एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा जैसे हमने पहले पढ़ा था कि दाब और तापमान के बीच में तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, और अगर ताप और इसके बीच पूछे तो ये समानुपाती हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दाब और तापमान है, तो दाब और तापमान के लिए व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यहां पर हम बोल रहे हैं कि ढाल हो जाएगी आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे यहां पर देखें, ये θ1 है और ये θ2 है, तो θ1 ज्यादा है θ2 से, इसका मतलब स्लोप m1 ज्यादा है m2 से। तो स्लोप दाब और आयतन के बीच में व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए मेरे पास में यहां से ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर सी बात है, सिंपल सी कहानी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन उल्टा कर दे तापमान और आयतन, तो स्लोप ज्यादा होने पर वेग भी, आयतन भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये स्लोप θ1 ज्यादा है θ2 से। बात क्लियर है। और यहां तो हम मेरे को नियति मिल जाएगा, क्योंकि ढाल बिल्कुल नियत चल रही है, यहां पर सीधी रेखा है तो ढाल तो नियति होती है। तो ये सारी बातें हैं बेटा जी हमें ध्यान रखनी है। ये हमारा इतना सा ही आज का बहुत छोटा सा चैप्टर था। अगला जो चैप्टर है उष्मा गति की, वो बड़ा चैप्टर है, उसको पढ़ के आइएगा पहले। उसमें हमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और इस चैप्टर को ही वहां कनेक्ट करेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर अलग होता है, इसलिए हमने अलग पढ़ लिया है, बाकी कहानी दोनों की एक ही जैसी है। तो कोई अगर कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आया है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि उसको जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें कवर कर लें, क्योंकि सारी चीजें एक जैसी रिलेटेड ही चलेगी।
तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा जी। जय हिंद, जय भारत, हमेशा पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो बेटा जी।